एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। मैं सुमन और आज हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम करते हैं इसके कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रणाली को या इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं या इस प्रोसीजर को सारे को हम फॉलो अप करते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ एक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं, पहले उनकी स्टडी करना, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। सबसे पहला हमारा क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, किस टाइप का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके का है, यानी कि उसका साइज कितना है। अगर बहुत बड़ा है तो उसके लिए हमें एक बड़ी प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, पूरी कमेटी है, एक सिस्टम वाइज बहुत लंबा प्रोसीजर भी करना पड़ेगा। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, ठीक है, लोअर छोटे लेवल पे वर्क करता है, शॉर्ट टर्म का है, तो उसमें क्या है, हमें इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। हम या तो इंटरनली या हम डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूट से या वहाँ से हम क्या इजीली रिक्रूट कर सकते हैं। तो साइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि साइज़ की अकॉर्डिंग है, आपका बिजनेस एक वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छा सेटअप है, तो उसके लिए हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो अलग होगी। अगर थोड़ा छोटा लेवल पे हम काम करते हैं, स्टार्टअप किया हुआ है, तो उसके लिए हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, अलग रहती है। तो ये सबसे पहले ध्यान में रखनी जरूरी होती है कि हमारा साइज कितना है, ताकि हम उतना ही वर्क करें जिस अकॉर्डिंग हमारा साइज है, जैसा हमारा बिजनेस है। नेक्स्ट है हमारी जो भी इंटरनल पॉलिसी होगी और पॉलिसी होगी रिगार्डिंग जो भी हमारे इंटरनल कैंडिडेट होंगे उसी के रिगार्डिंग होगी पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरनल कैंडिडेट या एम्प्लॉइज जो भी हमारे इंटरनल एम्प्लॉइज हैं और जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, उन्हीं के ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारी जो पॉलिसी है उन लोगों का उसके बारे में क्या है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे अंदर के जो ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं वो किस तरीके के हैं, कितना एक्सपीरियंस नॉलेज किस तरह का रखते हैं और कौन सी पोस्ट वैकेंट हुई है, क्या उन्हीं के थ्रू हमारी जो पोस्ट है वो फुलफिल की जा सकती है, या हमें किस तरह की कौन से एम्प्लॉइज की जो बाहर से रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है, किसकी इंटरनली हो सकती है। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होती है कि उसी के अकॉर्डिंग हम करें। अगर इंटरनली हम करते हैं, इसका बेनिफिट है कि हमें ये मिलता है कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं वो एक मोटिवेट रहते हैं कि वो अपना हमेशा एक बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि अगर कभी कोई पोस्ट वैकेंट होगी तो हमारा प्रमोशन होने के चांसेस हैं। हमारी जो भी है वो हमें, अगर हम अच्छा काम करेंगे, बेस्ट रिजल्ट देंगे, तभी हम प्रमोट हो पाएंगे। तो एक मोटिवेट रहते हैं, इसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो ये हमारी पॉलिसी रहती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ऑलरेडी पॉलिसी किस तरीके की है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी हमारी आती है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड यूनियन का। ट्रेड यूनियन है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ट्रेड यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें देखने पड़ते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या कहता है, ट्रेड यूनियन किसके ऊपर जोर देता है। अगर हम ट्रेड यूनियन की नहीं मानेंगे, उनको अगर नहीं देखेंगे, तो उसका जो विरोध है, उसका अपोजिशन है, उसको सामना करना पड़ेगा, जिससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। अगर ट्रेड यूनियन अपोज हो जाए तो हमारे को रिक्रूट करना, आगे प्रोसीजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो ट्रेड यूनियन है उसके किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस रिगार्डिंग है, क्या क्या उनका प्रोसीजर है, उसको भी पहले स्टडी करना होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने इस रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज बनाई हुई है, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या एक्ट हमारा कहता है। तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या कहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे, अदरवाइज क्या है, फिर वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी अगर हम वो रूल्स हैं फॉलो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कितना है। अगर प्रोडक्शन का लेवल हायर है, दैट मीन्स क्या है, सेलिंग का भी हायर है, मार्केटिंग का भी हायर है। अगर ये लो है तो बाकी भी लो है, क्योंकि हम प्रोडक्ट कब करते हैं, प्रोड्यूस कब करेंगे, जब कोई डिमांड होगी। और डिमांड होती है तो दैट मीन्स क्या कि हमारा जो बिजनेस है वो वेल सेटअप है, एक अच्छी उसकी इमेज है,
अच्छा वो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, तो उसके लिए हमारी पॉलिसी है वो उसी चीज़ को ध्यान में रख के की जाएगी कि इसके ऊपर हमारा कितना एक्सपेंशन होता है, तो उसके लिए हमें किस तरह के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है या किस तरह के एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, तो वो इसी के ऊपर हम ध्यान में रख के करते हैं। वर्किंग कंडीशन किस तरीके की है, हमारा जो काम है, जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके का है, कैसा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ये भी डिपेंड करता है कितना अच्छा हम वर्किंग कंडीशन देते हैं। जिस टाइप का हमारा वर्किंग कंडीशन होगा उसी टाइप की एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है। लोग किस में क्या इंटरेस्ट रखते हैं, हम कितना प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं कि हमारी वर्किंग कंडीशन है वो क्या 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 रहेंगी, इमेज क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह की छवि है। एक वेल एस्टेब्लिश्ड है, इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, तो उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कोई मैटर नहीं करता कि वो इसलिए जो उसको सुटेबल लगता है, जिस तरह का अच्छा लगता है वो मेथड अपना सकता है। लेकिन अगर इमेज मार्केट में इतनी अच्छी नहीं बना पाए है, इतनी अच्छी इमेज नहीं बिल्डअप कर सका ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए प्रोसीजर सारा फॉलो अप करना और एप्लीकेशंस भी इतने नहीं आते हैं, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। किस तरह की इमेज है वो भी हम देखते हैं। जो हमारी मैनेजमेंट है उसकी एबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है वो कितनी कैपेबल है, कितनी एबल है इस चीज़ के लिए कि कौन सी एक्टिवली है, कौन अच्छा इफेक्टिव वर्क करती है, किस तरीके का काम करती है, वो भी इसमें देखना होता है, तो वो भी इसमें डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं उनको क्या रिकमेंडेशन है, प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं उनका क्या कहना है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या वर्किंग के बारे में, उन लोगों की क्या राय है, तो ये भी डिपेंड करती है। अगर वो लोग एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं काम से, वो संतुष्ट हैं हर चीज़ से, वर्किंग कंडीशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, रेम्युनरेशन से, हर तरीके की फैसिलिटी से, तो हमारे लिए जो हम रिक्रूट करते हैं, प्रोसीजर करेंगे, तो वो हमारे फेवर में जाएगा, उसका अच्छा बेनिफिट हमें मिलेगा, और लोग भी आएंगे क्योंकि वो बाकियों को बताएंगे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वाकई में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, तो बाकी लोग भी करेंगे। अगर वो खुद वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसी और को उसमें आने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, तो ये भी डिपेंड करता है। बिजनेस का ग्रोथ रेट क्या है, कितना ग्रोथ करता है, ग्रोथ रेट भी डिपेंड करता है कि अगर अच्छा सा ग्रोथ है, एक अच्छे पीरियड में चला कि अच्छी ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, तो उसके लिए एप्लीकेशन भी अच्छी आएंगी, उसके लिए हम प्रोसीजर भी लंबा कर सकते हैं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये भी हमें देखने होते हैं। अदर बेनिफिट यानी कि सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, किस तरह के प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही लोग अट्रैक्ट होते हैं कि उसमें सैलरी के साथ साथ अगर हम एक्स्ट्रा बेनिफिट करते हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा टैलेंट है फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि वहाँ पे हमें कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनको हमें पहले स्टडी करना होता है, यानी कि ध्यान में रखने होते हैं कि ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इनका स्टडी कर लें तो उसके बाद वो प्रोसेस है, जो पूरी की पूरी प्लानिंग है वो अच्छी और ईजी रहती है हमारे लिए उस चीज़ को फॉलो अप करना। तो ये सारी की सारी हैं। कोई भी ओल्ड एम्प्लॉय है वो अपने साथ किसी को लाना चाहता है, तो अगर वो क्या करेगा, एम्प्लॉय है जो नया आ रहा है तो उसको भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सारा पता होगा और जो हमें भी उस एम्प्लॉय के द्वारा उस नए पर्सन के बारे में पता होगा, तो दोनों के लिए भी उसके ऊपर सेट करना ईजी रहता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमें पहले स्टडी करने होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये हमारी हेल्प भी करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सारी की सारी प्रोसीजर है वो आगे फॉलो अप करते हैं ताकि वो सक्सेसफुली रन अप कर सके, सक्सेसफुली चल सके मार्केट, और उसका हम पूरा का पूरा बेनिफिट ले सकें। अब जो आता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का पॉइंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी प्रोसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही रहता है इसका, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है, एक प्रक्रिया क्या है रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले जो प्रोसेस इसका क्या आता है, सबसे पहला जो इसमें आता है रिक्रूटमेंट की पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में ये डिटर्मिनेट करना, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत नेसेसरी हो जाता है कि वहाँ की पॉलिसी क्या है, किस तरह की नीतियाँ हैं, कैसी पॉलिसी हैं। हम एक ब्रॉड पॉलिसी लेके चलें या शॉर्ट टर्म पे चलें, हम किसी पुराने एम्प्लॉय से रिकमेंडेशन लें या किस तरह का लें, हमारा नीति क्या है, हम संगठन के अकॉर्डिंग काम करें, किसके अकॉर्डिंग हम वर्क करें,
हम जिससे क्या है हम अच्छे वर्कर्स को ला सकें, जो ओल्ड है उनकी रिकमेंडेशन लें, यानी कि सारे के सारे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा प्रोसीजर होना चाहिए, यानी कहने का कहना एक कैसा डाटाबेस एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हम, एक पूरी पॉलिसी हम डिटर्मिनेट करते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग जो भी अनदर हमारे जिस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग या हमारा कोई अलग से प्रोसीजर है, किस तरह का प्रोसीजर है वो हम देखते हैं, या प्रमोशन हम कैसा रखेंगे, यानी कि ईच एंड एवरी जो इन्फॉर्मेशन होती है पॉलिसी है वो डिटर्मिनेट करते हैं कि ये चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, ये हमारा काम करने का तरीका होगा। तो ये है इसमें हम डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड करने के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है फोरकास्ट ऑफ मैन पावर। फोरकास्ट ऑफ मैन पावर, मैन पावर का फोरकास्ट करना। मैन पावर को फोरकास्ट करने का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हमें ये देखना कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, हाउ मच, कितने पर्सन की जरूरत है, कब पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, वो डिसाइड करना, उसका देखना, हमें जॉब डिस्क्रिप्शन देना, पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन देखना, किस तरह की जॉब होगी, किस तरह के लोग होंगे, ये उसमें देख के चलना। ठीक है, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग हम फोरकास्टिंग करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, किस टाइप के चाहिए, कैसा किस तरह के उसके एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारा डिटर्मिनेट करेंगे तभी तो हम किसी को बताएंगे कि हमें उस वही तो टैलेंट उनमें ढूंढेंगे हम कि जो हम चाहते हैं वो इनमें है कि नहीं है, तो वो हम फोरकास्ट करते हैं। ये फोरकास्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा सोर्स क्या रहेगा। सोर्स का मतलब हम किस तरह से हैं वो पर्सन्स को रिक्रूट करेंगे, इंटरनली करते हैं कि एक्सटर्नली करते हैं। इसके यानी कि 2 पार्ट्स हो जाएंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनली क्या होगा कि जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉइज हैं उन्हीं के द्वारा हमारी वैकेंट पोस्टें जितनी पॉसिबल हो उसके हायर की ट्रांसफ़र करके, प्रमोशन करके, डिमोशन करके, जिस भी तरीके से सेटअप हो सकती हैं तो हम इंटरनली अपने प्रोसीजर से करते हैं। या एक्सटर्नली हम बाहर से हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूट है वहाँ से डायरेक्टली अपॉइंट करके या एजेंसीज के थ्रू या किसी भी मोड से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से ना लेके जो आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये तो क्या आ जाएगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन आ जाएगा, और ये आउट ऑफ, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हम क्या है फाइंड आउट कर रहे हैं। इन दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको इंपॉर्टेंस देता है। इंटरनली का मतलब क्या होता है कि इंटरनली हम करेंगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे, उनको इस चीज़ का रहेगा कि हम बेस्ट टू बेस्ट दें ताकि हम प्रमोट हो सकें, हमें बहुत अच्छा और बेस्ट हमें चीज़ें मिल सकें, ताकि हम अपना 100% देंगे तभी हमारे प्रमोशन होगा। और दूसरा क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को इसका डिमेरिट भी ये हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ को ये होता है कि हमें से ही फुल करनी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि वो इंटरनली करेगा, तो इतना ज़्यादा जो फोर्स है उसके ऊपर वो नहीं करते कि ठीक है हमें से करना है, हमें वो चीज़ मिल जानी है, तो इतना इसमें हार्डवर्क नहीं करते। एक्सटर्नल के लिए बेनिफिट क्या होता है कि हमें फ्रेश टैलेंट मिलता है, बाहर से जो ऑर्गेनाइजेशन है लोग वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आते हैं, उसका हमें पूरा का पूरा बेनिफिट होता है, हमें वहाँ से चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। और बहुत शॉर्ट में हम करें क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं रहती। और इसका डिमेरिट क्या रहता है कि हमें उस पर्सन के बारे में नहीं पता, उसका किस तरह का टैलेंट है, कैसा है, उसका जस्ट हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो उसको हमारे पास 100% वो चीज़ें हम कर सकें जैसा हम चाहते हैं उस तरीके का, तो वो हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये हम किसी भी एजुकेशन से, एडवर्टीजमेंट से, एम्प्लॉय एक्सचेंज सेंटर से या किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से या कैजुअल एप्लीकेशन के द्वारा या ट्रेड यूनियन के द्वारा या लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किसी भी फॉर्म में हम एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेथड या फिर टेक्निक ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या मेथड रहेगा, ठीक है, या कौन सी टेक्निक है जो कि हम फॉलो करने वाले हैं रिक्रूटमेंट के दौरान, कौन से मेथड से हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे। डायरेक्टली, ठीक है, एप्लीकेशन आई डायरेक्ट हम उसको करते हैं डायरेक्ट मोड में
कि हम मैनेजमेंट है, अपनी जो टॉप कमेटी है, उन्हीं के द्वारा वो अपने जो भी नॉलेजेबल होते हैं अपने बेस पे वर्क करते हैं और अपने बेस पे एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, ये प्रोसीजर होता है। इनडायरेक्ट मोड का क्या हो गया कि हम क्या इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट दिया कि इंस्टीट्यूशन से हम लेके गए, यानी कि उसमें डायरेक्टली हमारा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, हम किसी अनदर वे से क्या है एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से रिक्रूट करते हैं। और थर्ड आता है थर्ड पार्टी के द्वारा, यानी कि हम किसी भी थर्ड पार्टी प्रेजेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सिफारिश पे, ट्रेड यूनियन की सिफारिश पे या एक्सचेंज बोर्ड से, यूनियन लेबर से, वहाँ से हम क्या करते हैं अपॉइंट करें। तो ये हमारे इसके मेथड हैं कि या तो हम डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम इसको क्या लेके आ रहे हैं, या इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या करते हैं एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, या किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा। तो ये इसके 3 अलग अलग क्या रहते हैं मेथड हैं। देन नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। इसमें लास्ट में हम क्या करते हैं ओवरऑल इसका रिव्यू लेते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा डायग्राम है प्रोसेस का, जो भी हमारी रिक्रूटमेंट है। इसमें हम जो भी हमारा सिस्टम है उसमें हम अगेन चेकआउट करते हैं कि सब कुछ सही है, सेटअप है। ऐसे ऐसे अगर ये हम सारी की सारी अगर ये प्रक्रिया ये प्रोसीजर हम अपनाएंगे तो क्या हम सुटेबल जैसा हम चाहते हैं उस तरह के रिजल्ट हमें मिलेंगे कि नहीं, उन चीज़ के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। तो ये लास्ट हम पूरे की पूरी हमारी जो प्रोसीजर हमने तैयार की है उसको रिव्यू लेते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कमी होती है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा इसमें रिक्रूटमेंट का एक और रहता है कि रिसेंटली इसमें क्या क्या ट्रेंड है, रिसेंटली क्या चला हुआ है रिक्रूटमेंट में, तो थोड़ा सा है एक वो और देख लेते हैं। बाकी फैक्टर्स और जो ये प्रोसेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सेक्टर में, जो इसका हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं और इस सेक्टर के जो फैक्टर्स हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को वो ये इफेक्ट करते हैं। रिसेंट ट्रेंड इन रिक्रूटमेंट्स, रिसेंटली इसके ट्रेंड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से इसमें ट्रेंड है, मतलब रिसेंट जो हमारा किस तरह का चल रहा है, कैसे हम रिक्रूट करते हैं। सबसे पहला है ई रिक्रूटमेंट, यानी कि ऑनलाइन मोड पे हम जो भी रिक्वायर रिक्रूटमेंट करते हैं। कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी रिक्वायरमेंट हमें इस तरह के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वो अपनी वेबसाइट पे डालती है, वहाँ से एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं उन चीज़ों को देखते हैं, वो एलिजिबिलिटी उनमें होती है, वो अपना बायोडाटा टोटल इन्फॉर्मेशन जो उसमें डिमांडेड होती है उनको फिलअप करके वापस उनको क्या है ऑनलाइन मोड में भेज दिया जाता है और उसी को कंपनी चेकआउट करके क्या करती है उसके ऊपर डिसीजन लेती है कि उनको एट लास्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, कब इनसे है हमारे फेस टू फेस है वो मीटिंग हो, या ऑनलाइन मोड में भी हो जाता है। तो इसमें एम्प्लॉयज़ कभी भी डाल सकते हैं, कंपनी अपनी डिमांड कभी भी रख सकती है, हर कोई इसमें आ सकता है डायरेक्टली। जो इसका एलिजिबल कैंडिडेट है वो इजीली कंपनी को डायरेक्ट मोड में ही मिल जाता है। नेक्स्ट इसका क्या आता है आउटसोर्सिंग के द्वारा। आउटसोर्सिंग के अंदर क्या आता है कि एजेंसीज के द्वारा बहुत सारी एजेंसी इस तरह से काम करती हैं कि जो क्या करती हैं सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी पर्सन्स हैं, जो क्वालिफाइड पर्सन हैं, जो किसी भी जॉब का रखते हैं कि हम जॉब चाहिए उन्हें, तो उनका बायोडाटा है वो एजेंसी अपने पास रखती है और जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उन एजेंसी से अपनी मीटिंग करते हैं कि इस तरह के हमारे पास एम्प्लॉय चाहिए, तो वो उनको मिलाते हैं। इनका कमीशन होता है उसके बदले में कि इस तरह की कमीशन वो पर इसके पर्सन के अकॉर्डिंग या इस तरह से वो कमीशन है वो चार्ज करती है। तो ये क्या हो जाता है। नेक्स्ट इसका आता है पोचिंग एंड रेडिंग। वैसे तो देखा जाए ना ये पोचिंग और रेडिंग का क्या है, ये अनलीगल है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आजकल क्या है ना गला काट कंपटीशन चल रहा है, कट थ्रोट चल रहा है सब कुछ। हर किसी को है कि भी हम स्टॉप पे जाएं, हम आगे जाएं, तो वो इन चीज़ों का मैटर नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है, पोचिंग और रेडिंग का मतलब क्या है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, उस एम्प्लॉयज़ को वहाँ से ज़्यादा फैसिलिटी दे के
या वहाँ से ज़्यादा क्या है अमाउंट पैसे की सैलरी रेफर करके या किसी भी तरीके से, यानी कि उनके एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करना कोचिंग और रेडिंग करता है, कि उनको अट्रैक्ट करें, किसी भी तरीके से वो कैंडिडेट है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए। एक तो उनके वहाँ के सिस्टम का हम पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, दूसरा वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं तो उनको क्या है वो और भी सैलरी की चाहत में अपना वो छोड़ के क्या है इधर भी आ सकते हैं। तो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को, यानी किसी और ने उसको अपना ट्रेनिंग दे के या एम्प्लॉय सेटअप किया है, उसको अपने ओर अट्रैक्ट करना कोचिंग और ट्रेडिंग है। तो आजकल ये काफ़ी चलता है क्योंकि कट शॉर्ट कॉम्पिटिशन चलता है, तो उसमें चीज़ें काफ़ी इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है बूम रेजिंग। बूम रेजिंग क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम करें वो घूम फिर के हमारे पास वापस आ जाती है, ठीक है। यानी कि वो चीज़ हमने आगे दी वो घूम फिर के आ जाती है कि किसी भी कारणवश हमारे जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए हैं, जो भी हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, तो उस टाइम वो सैलरी से सेटिस्फाई नहीं थे या कंडीशन से, वर्किंग कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थे, किसी भी वर्क से वो अनसेटिस्फाइड थे, तो उसमें क्या करना कि उनको फिर से लेके आना, ताकि वो पुराने एम्प्लॉयज़ उनको नॉलेज है, ज्ञान है हमारे इसका, तो उनको फिर से लेके आना ताकि उस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकें, वो सेटिस्फाई हों, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एक अच्छी छवि बना सकें हम मार्केट के अंदर। तो उसके लिए बूम रेजिंग है कि वापस हमारे उन्हीं एम्प्लॉयज़ को फिर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना। तो ये हमारा था ऑल ओवर रिक्रूटमेंट का टॉपिक है HRM का, वो ये कंप्लीट होता है। किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पर्सनली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।